कौन सा काल? मौर्य काल। मौर्य काल में बहुत कुछ पढ़ा था ना? बहुत कुछ पढ़ा था, आप लोगों ने अच्छे से सुना था, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की अच्छे से याद है। चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, विश्वास है मेरे को, है या नहीं? आगे बढ़े। अशोक, देखिए अशोक 273, 272 से 232 ईसा पूर्व, उसका समय काल क्या था? देखिए मौर्य काल का जो सम्राट अशोक था वो बहुत महान शासक था। क्या था? बहुत महान शासक। महान ही नहीं, एक अच्छा शासक था। इतना अच्छा क्या? इसी का भी कोई राज है, बताएंगे? बोल। इसका मतलब यह है कि 72 और 73 कहीं भी स्पष्ट नहीं है। या तो मिलेगा आपको 72 या मिलेगा 73, मिलेगा एक। समझ गए ना? देखिए आगे। अरे उखो जला दो इन्हें, सही हो जाएगी अंदर से। देखिए आगे। देखिए अशोक का शासन प्रारंभ हुआ था 273 ईसा पूर्व में। माना जाता है कि अशोक का शासन बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व में माना जाता है, लेकिन रियल में अशोक का जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 269 में। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 में। शासक बना अशोक, लेकिन औपचारिक विधिवत रूप से मुहूर्त के अनुसार उनका राज्याभिषेक हुआ 269 में। तो बताओ 4 साल क्या हुआ? कोई शासक नहीं था क्या? शासक तो था, लेकिन वो अहिंसा विद्रोह के साथ था। मतलब कि अशोक के जो भाई थे उन भाइयों में आपस में मनमुटाव था, टकराव था। एक तो बोल रहा मैं शासक बनूंगा, दूसरा बोलेगा मैं बनूंगा, तीसरा बोलेगा मैं बनूंगा। और माना जाता है कि अशोक के 99 भाई थे। हैं? 99 भाई। अशोक के कितने भाई थे? 99। और 99 प्लस 1 बराबर। अब ये सोचो 99 भाई हा तो भानी भी, तो माँ भी 5-10 तो हो सी। इसके बाप बिंदुसार था। देखिए तन भी ला देगा 5-10 राने ठीक। देख देखिए बच्चों 69 में 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है। 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है। शासक बनता है अशोक, लेकिन जो 4 वर्ष का काल था वो बहुत दुविधा भरा था। क्यों था? क्योंकि उस समय अशोक के जो भाई थे, भाइयों के मध्य विवाद था उत्तराधिकारी के रूप में। अरे रुक ले, सुन ले। विवाद था, लेकिन माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। कितने भाइयों की? तो ये काम तो अच्छा नहीं किया इसे, नहीं किया ना? भाई भाई होता है। नहीं, बेईमान नहीं था, लेकिन फिर भी कंफर्म सबूत नहीं है कि हत्या की थी। किसी के पास भी सबूत नहीं है। ये तो इतिहासकार अपनी अपनी शैली बना लेते हैं। लेकिन एक ग्रंथ है अपने जिसका नाम है महावंश, बौद्ध ग्रंथ। इस महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को पराजित करके, पराजित मतलब उनको हराकर
मगध का शासक बना था। किसका शासक बना था? तो कितना सौभाग्यशाली था ये 99 भाई थे, और 99 भाइयों को पराजित करके ये मगध का शासक बना था। देखिए ग्रंथ का नाम है, देखिए सिंहली, अनुश्रुति, शीली अनुश्रुति ग्रंथ, महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को पराजित करके मगध का शासक बना था। विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व को अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा। क्या कहा है? अशोकवर्धन कहा है। भारभू अभिलेख, कौन सा अभिलेख? भारभू अभिलेख में क्या कहा है? मगध का राजा, मगध का राजा। मास की अभिलेख, बुद्ध शाक्य, क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। पायोरागिया, अभिलेख में महाराजकुमार, कहा है। सब मौर्य काल के महान शासक अशोक, जिसका काल था 273 ईसा पूर्व से
232 ईसा पूर्व। समझ गए? अशोक के पिताजी बिंदुसार की मृत्यु होने के पश्चात मगध का शासक कौन बनता है? अशोक बनता है। लेकिन बच्चों, अशोक के लिए मगध के शासन पर बैठना, मगध की गद्दी पर बैठना, अशोक की दादी का नाम हेलन। देखिए, अशोक के लिए राज सिंहासन पर बैठना, मगध की गद्दी पर बैठना आसान काम नहीं था। एक दो भाइयों से तो सब निपट लेंगे, लेकिन 99 अगर 99 भाई विरोध में हैं तो आसान काम था या कठिन? बहुत कठिन काम था। अशोक को अपने 99 भाइयों से निपटना था। अशोक मगध की गद्दी पे बैठ गया, लेकिन एक पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से उसे मगध का शासक नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार उसके 99 भाइयों का विरोध था। और माना जाता है, एक ग्रंथ है अपने पास, उस ग्रंथ का नाम है महावंश। बौद्ध साहित्य की ग्रंथ है। किसकी ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य की ग्रंथ है, जिसका नाम है महावंश। कौन सी ग्रंथ है? जिसकी रचना सिंहली अनुश्रुति ने की थी। किसने की थी? सिंहली अनुश्रुति ग्रंथ। किस ग्रंथ की थी? महावंश। किसकी की थी? महावंश। और इसी महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को पराजित करके मगध का शासक बना। कहां का शासक बना? कि शासक तो 72-73 में बन गया था, लेकिन निष्पक्ष नहीं था। निष्पक्ष नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बराबर विरोध हो रहा था, दबाव डाला जा रहा था, भाइयों में अंतर क्लेश था, लड़ाई झगड़ा था। इनके समाधान के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कितने भाइयों को? और मगध का शासक बना। जैसे ये अपने आप में पावरफुल हो गया, तो अशोक का राज सिंहासन था, उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक। और वो कब होता है? 269 ईसा पूर्व। आपको याद रखना होगा, अशोक सम्राट या महान अशोक का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। लेकिन आप में से एक भी बच्चे ने मेरे से नहीं पूछा कि सर राज्याभिषेक क्या होता है। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे वाह, राज तिलक करना। जैसे आज अपने पास लोकतंत्र है, आज अपने पास लोकतंत्र है, तब ये नहीं बोलते कि राज्याभिषेक या राज तिलक, तब बोलते क्या है कि शपथ ग्रहण समारोह। यही बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री आज शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हाँ बोल। हाँ, आपस में अंतर के लिए था, पारिवारिक क्लेश 99 भाइयों का। देखिए, राज्याभिषेक मतलब राज तिलक करना, गद्दी पर बैठना। समझ गए ना? मुकुट धारण करना। अरे वाह, आप तो बहुत एडवांस में। आगे देखिए, पुराणों में वैदिक साहित्य की ग्रंथ है, पुराण, वेद, उपनिषद। नाम सुना है? सुना ही नहीं, नाम पढ़ा भी है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। इच्छा हो गई किसी की? कुछ नहीं, वर्धन मतलब बढ़ते रहो, दिन दुगुना रात चौगुनी प्रगति करते रहो। और मेरे को आशा है, विश्वास करता हूं कि आप लोग भी दिन दुगुना रात चौगुनी प्रगति करोगे या नहीं करोगे? मैंने एक दिन आपको कहा था कि पढ़ाई इस प्रकार करो, ऐसी करो कि अपन राजकीय सेवा में सफल हुए, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए तब भी हमारे मन में एक दिन ख्याल आना चाहिए कि हमने अच्छी पढ़ाई की थी, इसी कारण आज हम इस मुकाम पे हैं। मैंने कुछ कहा था आपको, लेकिन आप देखिए, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अशोकवर्धन कहा जाता है। भारभू अभिलेख, अपने जयपुर के विराट नगर में एक अभिलेख मिला जिसे कहते हैं अशोक का भारभू अभिलेख। और इसी भारभू अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? मगध का राजा। ये याद रखने होंगे, क्या कहा गया है? मगध का राजा। मास की अभिलेख कर्नाटक में मिला और इसी मास के अभिलेख में अशोक को बुद्ध साक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध साक्य। जबकि पानगोरारिया अभिलेख, पानगोरारिया अभिलेख, इसमें क्या कहा गया है? महाराजकुमार। मतलब वह राजकुमार जो सबसे शक्तिशाली था, सबसे ताकतवर था, महान था, तभी अशोक को कहते हैं महान अशोक या चक्रवर्ती सम्राट अशोक। क्यों? आ रहे हो ना? मुझे याद भी हो रही है? ठीक है, देखिए पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। भारभू अभिलेख में, मास के अभिलेख में, पानगोरिया अभिलेख में। अरे वाह, आगे चले। देखिए वह अभिलेख जिसमें अशोक को अशोक का नाम अशोक मिला। देखो यहां पर अभिलेखों की कहां आवश्यकता होगी रे? इसका नाम ही अशोक था तो अशोक ही है भाई। इसका नाम ही उसके माँ बाप ने अशोक निकाला है, तो ये दुविधा की क्या बात है कि इसका अशोक था, ये वो था, ये था? कोई दुविधा की बात है क्या? नहीं है ना। लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि आप किस आधार पे कह सकते हो कि अशोक का नाम अशोक ही था। कुछ अभिलेख मिले जिनमें अशोक का नाम अशोक ही मिला। और वो कौन सा अभिलेख था? देखिए 4 अभिलेख थे। नंबर 1 गुर्जरा, नंबर 2 मास्की, कौन सा? नंबर 3 नेतुर, नंबर 4 उदय गोला। ये तीनों है बच्चों कर्नाटक में। कहां है? जबकि ये गुर्जरा कहां है? यह है मध्य प्रदेश में, एमपी में। खुश? अरे भैया वो तो उसको उपाधि दी गई थी, दूसरा नाम दिया गया था, समझ गए? लेकिन इन अभिलेखों में उसे अशोक नाम से संबोधित किया गया। मोहर लगा दी कि इसका नाम अशोक था। जैसे आपके गांव के सरपंच ने प्रमाणित कर दिया कि ये व्यक्ति देवीपुरा बनी का है। समझ गए? देखिए आगे, नोट अशोक वह उसका पोतर दशरथ, वह श्रीलंका के शासक तिस्से ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी।
अशोक ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। जिसकी जानकारी कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में मिलती है। अशोक ने श्रीनगर जो कहां पे है, जम्मू कश्मीर, ललित पाटन जिससे हम देव पाटन भी कह सकते हैं, जो कहां पे है, नेपाल नामक नगर बसाए। छाप दो। जिसमें हम प्रमाणित कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि अशोक का नाम अशोक था, उसका नाम तो अशोकवर्धन था, उसका नाम तो बुद्ध शक्य था। तब मैं आपको दिखा के ला सकता हूं कि वो 4 स्थान जहां के 4 अभिलेख जिनमें लिखित रूप से मिला है कि अशोक का नाम क्या था, अशोक क्या था। नंबर 1 गुर्जरा नहीं, गुर्जरा। सही देखो कौन सा है, गुर्जरा अभिलेख जो कहां से मिला, मध्य प्रदेश MP। मास्की, नेतूर, उदयगोला जो कर्नाटक से मिले। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ये नेतुर, ये लाइन किस लिए आगे बताओ, ये तय दिख रहा है क्या आपको, इसके आगे मैंने एक लाइन लगाई है, क्यों लगाई, अरे वाह पता है आपको, तब तो पढ़ते हो बिंदुसार को। कल तो मैंने कहा था कि जैन और बौद्ध में तो क्षत्रिय बताया गया है और मुद्रा राक्षस में वर्सल बताया गया है। उल्टी पढ़ाई पढ़ते हो आप लोग। देखिए आगे नोट, अशोक व उसका पौत्र दशरथ, सुन लो, अशोक स्वयं, उसका पौत्र मतलब उसके बेटा का बेटा, पोतो, और पोते का नाम था दशरथ। बेटा की बरात में कौन जाना पर पढ़िए, देख सब बता दूंगा, जैसे आगे आगे बढ़ोगे सब आएगा। अशोक व उसका पौत्र दशरथ, उसके पोते का नाम क्या था, दशरथ। और इसके साथ श्रीलंका के शासक तिस्से, श्रीलंका का शासक था ये तिस्से। अशोक का पोता दशरथ और तिस्से तीनों ने ही देव नामप्रिय की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, आपसे पूछा जाएगा देव नामप्रिय की उपाधि धारण की थी। एक में आ जाएगा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे में आ जाएगा तिस्से और चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे में आ जाएगा अशोक, तिस्से और बिंदुसार, और चौथे में आ जाएगा अशोक या दशरथ, या तीनों का आ जाएगा। तो तीनों ने धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, देव नामप्रिय, देव नामप्रिय, याद रखोगे।
आपको पता है कि जब अशोक ने धार्मिक नीति अपनाई तो बौद्ध संघ का प्रचार करने के लिए उसकी पुत्री संघमित्रा और उसके बेटा महेंद्र श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। आगे पढ़ेंगे कब गए थे। अशोक ने कश्मीर पे आक्रमण किया। वो कश्मीर केसर वाला कश्मीर। कौन सा कश्मीर? अपने हिंदुस्तान की ताकत। अशोक ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, लेकिन किया था ये नहीं किया था, इस बात को सिद्ध कौन कर रहा है? एक ग्रंथ मिली हमारे को जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, उस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर पे आक्रमण किया था। किस पे किया था? श्रीनगर पे। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्हण ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्हण ने। बड़ी बड़ी एग्जामों में आता है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अशोक ने कश्मीर पे आक्रमण किया था, उसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी ग्रंथ में। और राजतरंगिणी की रचना किसने की? कल्हण ने। और उस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बताओ, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलेगी तब तो यह भी मिलेगी कि अगर कश्मीर पे आक्रमण किया है तो बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अशोक ने श्रीनगर कहां है? जम्मू कश्मीर। ललित पाटन, जिसका दूसरा नाम है देवपाटन, वो वर्तमान में कहां है? नेपाल में। कहां पे है? इन दोनों नगरों की स्थापना की थी। इसका मतलब ये एक शिल्प कला से संबंधित भी था, मान विस्तारक था, निर्माण करने वाला था। अशोक ने किन दो नगरों को बसाया था? ललित पाटन, जिसका दूसरा नाम है देवपाटन, और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़े? पक्का? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अब आपका माइंड देखता हूं मैं। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व में, जबकि मैं ये बोल रहा हूं कि कलिंग का युद्ध हुआ था उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब 8वां वर्ष कौन सा है? कौन सा राहुल? 8वां वर्ष 261 कौन कौन बता रहा है? अरे पागलो, अब तो टाइम लगा। 61 में 8 जोड़ दो। मुंडा कहानी देखें, वो भी कहानी देखा, वो भी कहानी देखा। अरे ये भी सोचने की बात थी क्या? इसने अगर 261 बता दिया, चलो ये सही है, गलत तो दिक्कत कहां? मैंने बताया 8वें वर्ष, तो 8 जोड़ तू। अगर सही है तो 269 आ जाएगा। पागल होगा। देखिए, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के शासक नंदराज को, कौन सा राज था? नंदराज को पराजित किया। नंदराज को पराजित किया।
इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए तथा 1.50 लाख लोग घायल हो गए। इस माहौल को देखकर, इस हालात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और सदा सदा के लिए युद्ध को त्याग दिया। वह धर्म की नीति अपनाई। धर्म की नीति अपनाई। धर्म से तात्पर्य है नैतिकता के मार्ग पे चलना। नैतिकता धर्म के मार्ग पर चलना। नोट: कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। कलिंग कहां पे है? अरे वाह, उड़ीसा। याद रखना, भूल जाओ तो लिख लो यहां। आप तो मिस्टर यशवंत, मोबाइल के साथ कोई बड़ी डील हो रही है क्या अभी? अशोक के राज्याभिषेक की जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के शासक के मध्य भयंकर युद्ध होता है। दोनों पक्षों के मध्य इतना घमासान युद्ध होता है, लड़ाई होती है, इतनी हिंसा होती है, मारकाट होती है कि इस युद्ध में लगभग 1,00,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? चारों मरे हुए आदमी की लाशें ही बिखर गई। लगभग 1,00,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। और चारों ओर ऐसा माहौल हो गया कि जैसे खून की नदियां बह रही है। किसकी नदियां बह रही है? कलिंग का युद्ध जीत गए थे अशोक। युद्ध में विजेता कौन हुए? अशोक हुए। युद्ध को जीत लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध को जीतकर अशोक चारों ओर
आंखें खोलकर देखा तो लाशें लाशें दिखाई दी और चिल्लाते बिलखते रोते हुए लोग दिखाई दिए। खून की नदियां बहती हुई दिखाई थी, चारों ओर खून से लथपथ। अशोक के हृदय में एक परिवर्तन आया कि यह तो बहुत गलत काम है। एक साम्राज्य के खातिर लोगों को मारते हैं, काटते हैं। तो इसका हृदय विचलित हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया, क्योंकि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख घायल हो गए। तो ये जरूरी है एक पक्ष के ही मरते हैं, दोनों पक्षों के मरते हैं लोग। तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसी दिन से अशोक ने सदैव सदैव सदा सदा के लिए कहा कि आज के बाद जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कभी भी किसी के साथ कोई युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक ने किस नीति को अपनाया? धम्म की नीति को। देखिए, हृदय परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन के साथ अशोक ने युद्ध का क्या किया? त्याग किया। त्याग मतलब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और कौन सी नीति अपनाई? धम्म। धम्म मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति, धर्म की नीति, कि सदैव हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म से तात्पर्य है नैतिकता, धर्म का मार्ग, सत्य के मार्ग पे चलना, किसी भी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करना, हिंसा का भाव नहीं अपना, धर्म की भावना पे चलना। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख में मिलती है? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख? किसमें? 13वें में। किसमें? 13वें लेख में। यहां लेख कर दो कोई ना। कौन से लेख में मिलती है? 13वें लेख में मिलती है। और किसका वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का, कि कलिंग के जो महाराज थे, शासक थे, कौन थे? नंदराज। कौन थे? उसको पराजित किया था कलिंग के युद्ध में। किसने किया था? अशोक ने। और कलिंग वर्तमान में कहां है? उड़ीसा में। आगे बढ़े, चले। अरे रुक जा रहे। अशोक, अशोक भारत का प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिन्होंने अभिलेख लिखवाए। क्या लिखवाए? अभिलेख लिखवाए। लिखवाए। अभिलेख की परंपरा, अभिलेख लिखवाने की प्रक्रिया ईरान के शासक दाराफस्ट से ग्रहण की। किससे ग्रहण की? दाराफस्ट से ग्रहण की थी। अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेख दीर्घ शिलालेख
लघु शिलालेख। दीर्घ स्तंभलेख। स्तंभलेख। लघु स्तंभलेख। गुहालेख। इनको छाप दो। आज पानी नहीं ले आया कोई। अशोक भारत का प्रथम शासक था। कौन सा शासक था? उनसे पहले शासक तो बहुत हुए थे, वैसे प्रथम नहीं था। प्रथम इस प्रकार था कि जिन्होंने अभिलेख लिखवाया, कि उनसे पहले किसी भी शासक ने कहीं भी कोई अभिलेख नहीं लिखवाया, कि अशोक से पहले कोई भी एकमात्र भी ऐसा शासक नहीं था जिन्होंने अभिलेख लिखवाई। भारत का वह शासक जिन्होंने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाए, और वो कौन था? अशोक। इसीलिए उसे भारत का प्रथम शासक कहते हैं, जिन्होंने क्या लिखवाए? क्या लिखवाए थे? अभिलेख लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? अभिलेख। अभिलेख तो लिखवाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्या अभिलेख है, किस प्रकार है। ये बात आपको लिखवाया था मैंने कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ग्रहण किया है, मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ से ग्रहण किया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ग्रहण किया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा से ग्रहण किया है। ये सब बातें बताई थी ना आपको। इसी प्रकार अशोक ने जो अभिलेख की परंपरा थी वो कहां से ग्रहण की थी? कहां से की थी? द्वारा फर्स्ट से। देखिए, अशोक भारत का एकमात्र प्रथम शासक था जिन्होंने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन वो शुरुआत कहां से ग्रहण की? अरे किसी की देख कर ही तो पता चलेगा कि इसमें क्या मसाला है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, वो शादी विवाह में एक दूसरी महिलाओं के आभूषण ड्रेस देखकर खुश हो जाती हैं, और दूसरे दिन हाई कोर्ट की बेल बजा देती हैं कि हमारे को भी ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। तो मतलब देखने से पता चला ना कि मार्केट में ये नई चीज आ रही है। तो अशोक को भी ये चीज अच्छी लगी। और कौन सी लगी? अभिलेख लिखवाने वाली। तो कहां से ग्रहण की? ईरानी शासक कौन था? दारा फर्स्ट। और इसी दारा फर्स्ट से अभिलेख लिखवाने की प्रक्रिया ग्रहण की। अशोक के अभिलेख, और वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। नंबर 1, दीर्घ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ, बड़ा। लघुमिश, छोटा। अरे वाह, होशियार होगा। दीर्घ मतलब बड़ा, लघुमिश छोटा, शिलामिश पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। होशियार होगा टावर। स्तंभ, खंबे। अरे हुआ, खंबे। लेख मतलब लिखा हुआ। ये लिखना मत है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। माइंड में लिखना इनको, और जिसके ये लगे कि अपन भूल जाएंगे वो लिख लेना। जिसके मन में विश्वास नहीं होने कि हमारे याद नहीं होगा, तब लिख लेना, वरना ये तो याद नहीं। लघुमीश छोटा, स्तमीश खंबे। कौन से खंबे? छोटे खंबे पर लिखे हुए लेख, लिखे हुए
गुहा मतलब गुफा, गुहा मतलब गुफा, लेख मतलब गुफा पर लिखा हुआ। क्यों दम है ना अशोक में, है ना? क्या हुआ? बोल बोल, पाप बहुत बड़ा होगा, नहीं बोल देवपुरा बनी ब्रांड है। देखिए बच्चों, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख। 5 हो गए ना। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मीन्स छोटा, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। तो दीर्घ शिलालेख का अर्थ होता है कि बड़े पत्थरों पे लिखे हुए लेख, बड़े पत्थरों पे लिखे हुए लेख। लघु मीन्स छोटा, शिला मीन्स पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ, छोटे पत्थरों पे लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? दीर्घ स्तंभलेख, स्तंभ मतलब खंबे, और ये क्या है? खंबे। देखिए क्या, जैसे लाइट के खंबे होते हैं एक तो। अरे रुक जा, अपने पुराने मकान है, आज भी हैं, पुराने मकानों का जो बरामदा होता था उसमें पत्थर के खंबे लगाते थे। छेड़ी थोड़ी से डिजाइन, अरे बच्चों सब होती थी छेड़ी थोड़ी से। पुराने जितने भी किले हैं उन पर पत्थर की कितनी सुंदर सुंदर नक्काशी, नक्काशी, सुंदर आकृतियां हैं। वो मशीनों से नहीं है, वो हाथों से खुदाई करके बनाई हुई है। आज तो मशीनों से करते हैं। तो खंबे देखे हुए हैं कि सदी का पत्थर के खंबे, और खंबे इतने सुंदर सुंदर होते हैं। पुरानी हवेलियां है ना बड़ी बड़ी, उनमें इतने सुंदर सुंदर खंबे हैं, पूछो मत। जैसे घर वाले खंबे तो सबके देखे हुए हैं ना, लेकिन आजकल बेचारे इस खंबे को विलुप्त कर दिया। क्या कर दिया? घरों में क्या करते हैं? स्टील सरिया डालकर खंबे बनाने लग गए। स्टील डालकर, सरिया डालकर खंबे बनाते हैं, फिर उसके टाइल लगा देते हैं। लेकिन पुराने वाले खंबे वो होते थे, पत्थर के होते थे, और उसी पत्थर पर नई नई डिजाइन बनाते थे। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ मतलब टिका हुआ, इनके ऊपर टिका हुआ। जैसे ये तो हो गया खंबा, और ये हो गया इस पे छत टिकी हुई है, तो ये क्या होगा? स्तंभ। स्तंभ मतलब जिसके ऊपर कुछ टिका हुआ है। खंबा समझ गए ना? देखिए, दीर्घ स्तंभलेख बड़े खंभों पे, स्तंभों पे, छोटे पे। गुहा मतलब गुफा, गुफा मिट्टी में बनाई जाती थी, जंगलों में बनाई जाती थी, पत्थरों की चट्टानों को काट काट के बनाई जाती थी। बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं बनाई जाती थी, और उन गुफाओं के मध्य कुछ लेख लिखते थे, जिनसे हमें सम्राट अलग अलग साम्राज्य शासकों की जानकारी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? आगे बढ़े? पक्का? चौदह समूह है। चौदह समूह है में लिखे हुए दीर्घ शिलालेख, शिलालेख 8 स्थानों से मिले। 8 स्थानों से मिले। लेख कितने समूह में थे? 14 समूह थे लेखों के। और वो कितने स्थानों से मिले? कितनी जगह से मिले? 8 जगह से। देखिए,
साहबाज गाड़ी। नंबर 2 मानशेहरी। नंबर 3 गिरनार। नंबर 4 कालसी। नंबर 5 सोपरा। नंबर 6 धोली। नंबर 7 जोगढ़। नंबर 8 एरागुडी। ये साहबाज गाड़ी और मानशेरी कहां पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से मिले। गिरनार मिला गुजरात से। कालसी मिला उत्तराखंड से। सोपरा मिला महाराष्ट्र। धोली मिला उड़ीसा। जोगढ़ भी उड़ीसा में मिला। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश। शब्द लेख थे वो समूह में लिखे जाते थे। किसमें? और जो दीर्घ शिलालेख थे, दीर्घ मतलब बड़े वाले शिलालेख, वो 14 समूह में लिखे गए थे। कितने समूह में? वो 14 समूह में लिखे हुए जो शिलालेख थे, दीर्घ शिलालेख, वो कितने स्थानों से मिले? 8। कितने स्थानों से मिले? 8। तो आपको सर्वप्रथम तो याद रखना है कि अशोक के दीर्घ शिलालेख कितने स्थानों से मिले? कितने से मिले? 8 अलग अलग स्थानों से। कितने स्थानों से मिले? और जो 8 अलग अलग स्थानों से दीर्घ शिलालेख मिले, वो कितने के समूह में लिखे हुए थे? 14 के समूह में। कितने में? नंबर 1 शाहबाजगढ़ी। और ये वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान से मिले। मानशेहरी, शाहबाजगढ़ी और मानशेहरी कहां मिले? पाकिस्तान में। गिरनार कहां मिला? गुजरात में। कालसी उत्तराखंड। सोपरा महाराष्ट्र। धोली जोगढ़ उड़ीसा। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश। एरागुड़ी पुराना मद्रास राज्य नहीं था, वर्तमान का आंध्र प्रदेश। खुश राजीव चला पुचका खाने। देखिए शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहां मिला? मानशेरी। इसमें क्यों देख रहे हो? गिरनार, धोली, मानशेरी। ठीक है। कालसी, ऐसे नहीं, ऐसे देख। शाहबाजगढ़ी और मानशेरी। शाहबाजगढ़ी, मानशेरी, ये पाकिस्तानियों किसी नाम नहीं है क्या? नहीं है क्या? ऐसे लग रहा है। शाहबाजगढ़ी, मानशेरी पाकिस्तान से मिले। कहां से मिले? गिरनार, गए फॉर गुजरात, गी फॉर गिरनार। अब नहीं बोलोगे ना? गिरनार कहां से मिला? गुजरात से। धोली और जोगढ़ कहां से मिला? उड़ीसा से। सोपरा कहां से मिला? सर्वाधिक सोपरा मतलब खोपरा, और खोपरा कहां होते हैं? नारियल। केरल, महाराष्ट्र में। याद रख लोगे। सोपरा कहां मिला? महाराष्ट्र से। और कालसी मिला उत्तराखंड से। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश से। कहां से मिला? आंध्र प्रदेश से। लेकिन नोट, अशोक के अभिलेख
अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? भाषा में थे। अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। कौन सी थी? ब्राह्मी। जबकि शाहबाजगढ़ी व मानसेरी अभिलेख की लिपि खरोष्टी थी। एक मिनट, महाराणा प्रताप आज की है। महाराणा प्रताप जन्म की है, वो पुणे की है। रुक जा, 9 मई को तो उसका हुआ था जन्म। कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1542 को। तो मतलब उसका जन्म दिवस तो नहीं। उसकी मृत्यु हुई थी 97 में, और वो हुई थी जनवरी में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, तो वो भी नहीं। अब क्या है वो मेरे को पता नहीं भैया। मैंने तो आपको 3 चीज तो बता दी। लिख लिया क्या? देखिए इधर, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में थे? प्राकृत मतलब सामान्य भाषा, आम बोलचाल की भाषा। किस भाषा में थे? प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में। जबकि लिपि, जैसे आप लोगों की भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। आपकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार उसकी भाषा तो थी प्राकृत, क्या थी? जबकि उसकी लिपि क्या थी? अधिकांश अभिलेख, मतलब ज्यादा से ज्यादा अभिलेख तो कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी। कौन सी लिपि में थे? लेकिन 2 अभिलेख, आपको पता है कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत अपवाद रहता ही है। जैसे आपके अंदर भी कोई ना कोई अपवाद रहता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं होता है। कुछ बोलते हैं सर याद तो खूब होता है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता है। तो कोई ना कोई अपवाद तो रहता है, नहीं रहता है? रहता है, नहीं रहता है? इसी अपवाद से बचने के लिए अपने को औरों से हटकर काम करना चाहिए। लेकिन यहां भी एक अपवाद था कि शाहबाजगढ़ी। कौन सी? शाहबाजगढ़ी और मानसेरी, ये जो 2 पाकिस्तान से अभिलेख मिले वो कौन सी लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में। अशोक के किस अभिलेख को खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था? शाहबाजगढ़ी और मानसेरी। ये आपको याद करना होगा। शाहबाजगढ़ी और मानसेरी।